हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था मोशन इन ए प्लेन, और ये समझा था कि मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको वेक्टर क्वांटिटीज का जो भी खेल होने वाला है उसको समझने के लिए हमको वेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और हमने ये भी बताया था कि वेक्टर्स क्वांटिटी जो होती हैं हमारी, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि वेलोसिटी, जैसे कि एक्सेलरेशन, जैसे कि फोर्स, है ना, ये जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं इनको जोड़ने का, घटाने का, गुणा भाग लगाने का एक अलग तरीका होता है, एक अलग प्रकार का रूल होता है। ये हमारे सिंपल रूल्स जो हम जानते हैं उस तरीके से इनको नहीं जोड़ा जाता, उस तरीके से इनको नहीं घटाया जाता। ठीक है, और ये सब जो वेक्टर अलजेब्रा है, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, पर तब तक तो हम वेट नहीं कर सकते ना। 11th क्लास में भी हमारी बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज आएंगी जिनको समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए हमको वेक्टर को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आना चाहिए। तो क्या किया जाए, इंतज़ार तो हम नहीं कर सकते 12th मैथमेटिक्स का, तो हम उस वेक्टर का कुछ हिस्सा, लगभग 60-70% का हिस्सा अभी डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आपको फिजिक्स में जो वेक्टर्स आने वाले हैं, वेक्टर क्वांटिटीज और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, वो आप आसानी से समझ जाएं, उनको कैसे सॉल्व करना है। ओके, आपके लिए ये बिल्कुल नई चीज़ है, पर भरोसा रखिए ये एक बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो कल की क्लास में हम लोगों ने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीख लिया था, है ना। क्या क्या सीख लिया था कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसे कि कोई डिस्प्लेसमेंट ईस्ट की तरफ हो रहा है तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। किसी बक्से पर फोर्स लग रहा है ऊपर से, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे एरो, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऊपर से। तो एरो से हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, परंतु वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। और यहां पर आप देखेंगे कि जो लेंथ ऑफ एरो है, ये मैग्नीट्यूड यानी मात्रा यानी अमाउंट इसको दर्शाता है, जबकि ये जो चोंच है, ये जो नुकीला हिस्सा है जिसको हम एरो हेड बोलते हैं, ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो भी क्वांटिटी हो सकता है ये वेलोसिटी हो, इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी हो सकता है इस डायरेक्शन में कोई फोर्स हो सकता है इस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो, यानी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। तो मैग्नीट्यूड तो वेक्टर की लेंथ से रिप्रेजेंट किया जाता है और डायरेक्शन को इस नुकीले हिस्से से, एरो हेड से। अच्छा, बिल्कुल। फिर हम लोगों ने कुछ टर्म्स के बारे में समझा था, जाना था, क्योंकि ये टर्म्स हम लोग यूज करते रहते हैं फिजिक्स में, जैसे कि कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर कोई दो वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को क्या पढ़ा जाता है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं तो इनको हम बोलेंगे कोप्लेनर। अगर दो वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम हो, ऐसा ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ये जितने भी वेक्टर हैं इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, इसलिए इनको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, अगर फाइनल पॉइंट सेम हो, कोप्लेनर हो गया, को इनिशियल हो गया, ये को टर्मिनस वेक्टर, इनके फाइनल पॉइंट सेम है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ये सभी के सभी को टर्मिनस वेक्टर्स हैं। ठीक है, एक और टर्म आएगा जिसको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर यानी कोलिनियर, एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करने वाले वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए, ये कोई भी वेक्टर हो सकता है। ए तो हमने उसको अभी के लिए नाम दिया है, अभी ए बी सी ऐसे ही नाम देंगे। ये हमारा वेलोसिटी भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, और भी कई क्वांटिटीज होती हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये तीनों एक ही लाइन पर हैं, बिल्कुल एक सीध में हैं, इसलिए हम तीनों को क्या बोलेंगे,
वेक्टर ए बी एंड सी आर कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, उल्टा भी आप कर सकते हैं, एक लाइन पर होना चाहिए, डायरेक्शन हो सकता है अपोजिट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेक्टर ए बी सी एंड डी चारों के चारों कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर हैं। ठीक है, एक लाइन पर होना चाहिए, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, डायरेक्शन ऐसी हो चाहे ऐसी हो। तो ये चारों के चारों कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो कोप्लेनर, को इनिशियल, को टर्मिनस, कोलिनियर, ये सारे टर्म्स आपको समझ आ गए होंगे, उम्मीद तो हम यही करते हैं। धीरे धीरे हम वेक्टर को जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, जैसे ही हम जोड़ना स्टार्ट कर देंगे, पहले तो अभी ये टर्मिनोलॉजी चल रही है, तुरंत आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। हम सभी लोग जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज चाहे कोई भी हो, सभी की सभी वेक्टर क्वांटिटीज के पास दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम वेक्टर का, जरा इसको समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए। समझना क्या है, अभी उसमें केवल अभी देखना ही है, बाद में हम इसको यूज करेंगे, तो अभी केवल देखना है। मान लीजिए आपको केवल कोई एक वेक्टर बनाना है, तो ये तो हो गया आपका डायग्राम हो गया वेक्टर ए का। क्या हो गया, ये वेक्टर ए का डायग्राम हो गया, जिसमें आपको वेक्टर ए दिख रहा है, उसकी लंबाई दिख रही है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और उसकी डायरेक्शन भी आपको दिख रही है। मैथमेटिकली हम किसी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, आप देखिए जरा, ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू, क्या क्या चीजें होती हैं एक वेक्टर के पास, दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। 5 मीटर ड्यू टू ईस्ट, तो 5 मीटर मैग्नीट्यूड, ईस्ट डायरेक्शन है ना। 7 न्यूटन डाउनवार्ड, 7 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, डाउनवार्ड डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजें होती हैं, ऐसे उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं पूरा का पूरा वेक्टर। वेक्टर ए इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मॉड या मॉडुलस। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड को हमेशा मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड डायरेक्शन। अब आपको यहां पर दो नई चीजें दिखाई दे रही हैं, इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, बस इतना ही फर्क है कि ये जो है ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी वेक्टर की, और ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है, डायग्राम बना के हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, हम लोग सवाल ऐसे भी करके लगाएंगे, और ऐसे आप मैथमेटिक्स में 12th में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा हम अभी भी डिस्कस कर लेंगे आगे की क्लास में, अभी नहीं, अभी आपको धीरे धीरे करके समझाएंगे। ओके, तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मॉड के अंदर आप वेक्टर बना देंगे, तो इसका मतलब हो गया मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। एंड डायरेक्शन, ये क्या है, डायरेक्शन। इसको पढ़ते कैसे हैं, ऐसे पढ़ते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। कोई वेक्टर होगा, वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दो ही तो चीजें हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तब जाके पूरा एक वेक्टर बनता है। ठीक है, फिजिक्स में इसको ऐसे पढ़ते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए, और इसको पढ़ते हैं ए कैप। कैप का मतलब होता है टोपी। ठीक है, ए कैप, बी कैप, सी कैप, ई कैप, ऐसे इसको बोलते हैं। इसकी आदत आप लोग धीरे धीरे डालिए, अभी आपको इसमें कुछ खास नहीं पढ़ना है, आगे आने वाले क्लासेस में आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, है ना। चलिए, तो ये है पूरा एक वेक्टर, उसको मैथमेटिकली हमने रिप्रेजेंट किया है, उसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड उसका डायरेक्शन ए कैप। मैग्नीट्यूड के एग्जांपल्स दीजिए कुछ, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, ये मैग्नीट्यूड है, मात्रा है, अमाउंट है ना। 4 न्यूटन, 10 न्यूटन, ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सभी की सभी क्या है, डायरेक्शंस हैं। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा, ये है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। आपसे पूछा जाएगा कि मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस या मॉड ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर का मॉड
या किसी वेक्टर का मॉड्यूलस का क्या मतलब है, उससे हम क्या समझते हैं? तो क्या समझते हैं? मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर रिप्रेजेंट्स इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, मॉड क्या रिप्रेजेंट करता है? मॉड या मॉड्यूलस क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, उसके मैग्नीट्यूड को दिखाने का तरीका है, और इसको नाम दिया जाता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्योंकि ये तो कोई वेक्टर नहीं है, ये तो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो मात्रा होती है, अमाउंट होती है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन वाली चीज है, तो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट वेक्टर। एक नाम है और कुछ नहीं है। अभी इनको आप देख लीजिए, और धीरे धीरे जैसे ही आप 2-3 क्लासेस इसकी देखेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा क्लियर आपका विजन हो जाएगा कि अच्छा वेक्टर ये होता है, उसको बनाते ऐसे हैं, मैथमेटिकली उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे उसको जोड़ते हैं, ऐसे उसको मल्टीप्लाई करते हैं। आपको कुछ तरीके सिखाए जाएंगे। ठीक है, और फिर उन तरीकों को यूज किया जाएगा फिजिक्स में। अब ये तरीके सिखाए बहुत लेट जाते हैं। अब इसको 12th में अगर हम सिखाएंगे तो 11th का फिजिक्स कैसे कर पाएंगे, है ना? बिल्कुल। तो मॉड्यूलस या मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। जबकि यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स, ये पूछा भी जाता है कभी कभी 1 नंबर में कि यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है किसी वेक्टर क्वांटिटी की, तो हम बोलेंगे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर ए है, इसका जो यूनिट वेक्टर है ए कैप, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, और तभी तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड दोनों मिलके तभी तो पूरा एक वेक्टर का निर्माण करेंगे, है ना? चलिए बढ़िया। तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, वो तो हम आगे आपको सिखाएंगे, अभी नहीं। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ए कैप जिसको बोलते हैं। कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, ये बाद में सीखेंगे, अभी नहीं, कम से कम 2-3 क्लास के बाद। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, किसी भी वेक्टर में उसकी डायरेक्शन का भाग लगा के। अभी भाग लगाना हमने आपको भी सिखाया नहीं। ठीक है, किसी भी वेक्टर में उसके यूनिट कैप को, यूनिट वेक्टर को, उसकी डायरेक्शन को भाग लगा देंगे तो यहाँ से आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और डायरेक्शन कब मिलेगी? डायरेक्शन कैसे मिलेगी? सिमिलरली वेक्टर में इसका भाग लगा दें, मैग्नीट्यूड का भाग लगा दें, तो आपको क्या मिल जाएगी? डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? पूरे वेक्टर में मैग्नीट्यूड का भाग लगाते हैं। आप देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो अगर आपको ये चाहिए तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी, और आपको अगर ये चाहिए तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी। तो यही इस तरीके से 2 छोटे छोटे फॉर्मूले बनाए गए। अब भाग लगाना अभी आपको चूंकि सिखाया नहीं गया है, अभी आप अगर इसको अंदाजा भी लगाएंगे तो आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे कि कैसे हम किसी डायरेक्शन से भाग लगाते होंगे। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ से भाग कैसे लग सकता है? ऐसा तो आपने कभी सीखा ही नहीं है। ठीक है, तो आपको सिखाया जाएगा, धीरे धीरे करके आपको सिखाया जाएगा, और नई चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है। इससे हम हमारे जो नया एरिया जो है वो डेवलप होगा, दिखाई देगा। आइए देखिए, तो ऐसा हम लोग कर लेते हैं, आगे करेंगे। चलिए, तो आप बेसिक सी चीज़ें जान चुके हैं। वेक्टर की जो डेफिनेशंस हैं उनके बारे में, कुछ कोप्लेनर, को इनिशियल, को टर्मिनस, को लीनियर। ठीक है, वेक्टर का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? कोई भी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड, एंड कैप, यूनिट वेक्टर, जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी हम एडिशन करना सीखते हैं कि कैसे हम 2 वेक्टर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, यहां से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है। अभी तक आपने केवल टर्म्स को जाना था और मैथमेटिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो जाना, आपको बताया गया। ऐड करने से पहले एक बात जान लें कि कब हम 2 वेक्टर्स को इक्वल बोलेंगे, कब हम 2 वेक्टर्स को या 2 वेक्टर क्वांटिटीज को इक्वल बोलेंगे। देखिए, वैसे तो ये कुछ खास पढ़ाने लायक चीज नहीं है, है ना? अब हम 2 इज इक्वल टू 2 होता है, सब जानते हैं। 9 इज इक्वल टू 9 होता है, सब जानते हैं, तो उसमें पढ़ाने लायक चीज़ नहीं है। वेक्टर आपके लिए नया है, तो आपको ये
हमें बताना पड़ेगा कि कब दो वेक्टर्स बराबर होते हैं। दिमाग लगाइएगा, वेक्टर क्वांटिटीज के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दो ही तो चीजें होती हैं। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। स्केलर के पास तो केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर दो वेक्टर का इक्वल तभी हम बोल सकते हैं दो वेक्टर को जब उनका मैग्नीट्यूड यानी लंबाई और डायरेक्शन सेम हो, तभी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? इक्वल हैं। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनी होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तभी हम दोनों वेक्टर को, लेट अस सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, तो हम बोल सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। लेकिन तभी दो वेक्टर्स को हम इक्वल बोलेंगे जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होगी, तभी हम उनको इक्वल बोल सकते हैं। ठीक है। और अगर ऐसा हुआ कि मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या आप इसे इक्वल बोलेंगे? नहीं, ये इक्वल नहीं है। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए तभी इक्वल हो सकते हैं दोनों वेक्टर। मैग्नीट्यूड भी सेम होने चाहिए, मतलब लंबाई, और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तभी हम उन दोनों वेक्टर्स को इक्वल बोल सकते हैं। ठीक है। और ऐसे को क्या बोलेंगे? ऐसे को बोलेंगे अपोजिट वेक्टर्स। कोई पढ़ने वाली चीज नहीं है ना। आपको दिख रहा है कि दोनों इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको अपोजिट वेक्टर्स बोल सकते हैं, या ऐसे भी बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। आप बोल सकते हैं वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। ए और बी इक्वल नहीं है, लेकिन आपस में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर है। ठीक है। इनको हम अपोजिट वेक्टर्स भी बोल सकते हैं, और क्या एक नाम दे सकते हैं हम इसको? नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है। अच्छा, ये क्या लिख दिया है? वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी। तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब ए जो है वो बी के तो बराबर नहीं है, लेकिन ए माइनस बी के बराबर है। देखिए, ए बराबर माइनस बी। माइनस का मतलब आप जो बी की डायरेक्शन है उसको फ्लिप कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। माइनस हमेशा अपोजिट डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। बी की डायरेक्शन जो भी है उसको आप अपोजिट कर दें ऐसा, तो ए और ये बराबर हो जाएगा, वास्तव में बराबर हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू माइनस बी। ए बी के बराबर नहीं था, ए माइनस बी के बराबर था। ठीक है। क्योंकि बी वेक्टर इधर था तो माइनस बी वेक्टर इधर हो जाएगा। माइनस लगा देने से डायरेक्शन पलट जाती है। ठीक है। चलिए, ये छोटी छोटी बातें हैं कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है। चलिए, हम ऐसा आपको महसूस नहीं होने देंगे कि ये कोई कठिन चीज है। वास्तव में 11th क्लास के बच्चों को कभी कभार हो सकता है कि कोई नई चीज, ये केवल 11th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, किसी भी बच्चे के लिए है, नई चीज शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जाएं और इस तरह से पढ़ाया जाए, बताया जाए कि आपको कुछ नया तो लगे लेकिन उतना अजीब ना लगे, उतना आपको स्ट्रगल ना करना पड़े इस चीज़ में। ओके। चलिए, भरोसा रखिए। आइए देखिए, तो अब हम ऐड करना सीखेंगे। कब हम किस तरह दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करेंगे, उससे पहले हम थोड़े से एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि आपको महसूस हो कि हमारे पुराने जोड़ने के जो तरीके हैं वो सही नहीं है। ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजी आपको दे दी गई हैं, उनका हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज किया जाता है, परंतु ठीक है, कभी कभार यूज करेंगे, इसलिए पढ़ाना जरूरी था। आइए देखिए, एक सवाल देखिए जरा। मान लीजिए मैं डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल लूँ। ये डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन सब लोग जानते हैं, मैं इधर कंपास बना दे रहा, ईस्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ठीक है। तो ये डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन है। मान लीजिए कोई एक बच्चा है, कोई एक इंसान है, 5 मीटर किधर, ईस्ट की तरफ चला। कितना? 5 मीटर ईस्ट की तरफ। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि आपने डायरेक्शन भी बता दी है। 5 मीटर ईस्ट की तरफ चला।
और फिर रुका थोड़ी देर और फिर वो फिर से 5 मीटर ईस्ट की तरफ चला। यानी 5 मीटर ईस्ट चला, थोड़ा रुका, 1-2 मिनट आराम किया, पानी वानी पिया और फिर से 5 मीटर ईस्ट की तरफ चला। और आपसे पूछा जाए कि भाई साहब बताइए ये डिस्प्लेसमेंट था मान लीजिए d1 और ये डिस्प्लेसमेंट था मान लीजिए d2, तो बताइए फाइंड d1 प्लस d2। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके इसलिए ऊपर हम एरो लगा दे रहे हैं ये पहचानने के लिए, ये बताने के लिए कि डिस्टेंस नहीं है, एक डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, फाइंड d1 प्लस d2, तो आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है, 5 मीटर ईस्ट 5 मीटर ईस्ट, तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, टोटल का मतलब प्लस, टोटल का मतलब अगर आप बाजार जाते हैं और आप कुछ सामान खरीदते हैं, मान लीजिए चावल खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं और साबुन बाबुन खरीदते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि टोटल बताइए कितना देना है, मतलब सबको ऐड करके बताइए। टोटल का मतलब क्या होता है, हमेशा ऐड, समेशन। तो d1 डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ईस्ट की तरफ था और d2 डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर ईस्ट की तरफ था, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यानी टोटल ऐड, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। मैं यहां पे लिख दूं d1 प्लस d2 पर वेक्टर बना दिया क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, विच इज इक्वल टू 10 मीटर ड्यू टू ईस्ट या टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड ईस्ट। ओके, 5 प्लस 5 10। तो आपने कहा ये तो बहुत आसान था, किसी भी वेक्टर को जोड़ना बहुत आसान है, 5 प्लस 5 10 हो गया। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 5 प्लस 5 10 होता है। और आप देखिए यहाँ पर 5 चला और टोटल उसका डिस्प्लेसमेंट 10 हो गया, बिल्कुल सही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 10 है। अभी आप देखिए, अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए d1 डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का है और आप डायरेक्शन ईस्ट माने, उधर से देख के ईस्ट की तरफ, और यहाँ पे थोड़ा रुका, पानी आने पिया और फिर इधर की तरफ उसने 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट लिया। ये कौन सी डायरेक्शन होगी बच्चों, नॉर्थ हो गई। तो पहले 5 मीटर वो ईस्ट की तरफ चला और फिर वो 5 मीटर नॉर्थ की तरफ चला, ये है डिस्प्लेसमेंट d2। ठीक है, नाउ अब बताइए आप कि उस व्यक्ति का टोटल डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिएगा मैं हर बार लिखूंगा टोटल डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू, आंख मूंद के मैं d1 प्लस d2 लिख दूंगा क्योंकि टोटल का मतलब प्लस ही होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी d1 प्लस d2। अब बताइए आप, क्या आपका पुराना नियम 5 प्लस 5 10 जो है वो सही आंसर देगा? नहीं, ऐसा वो 5 मीटर चला और 5 मीटर चला। अगर हम डिस्टेंस पूछेंगे, चूंकि डिस्टेंस स्केलर होती है, तो 5 और 5 10 आपका सही आंसर है। परंतु 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 वेक्टर क्वांटिटीज को नए तरीके से जोड़ा जाता है, पुराने तरीके से आप नहीं जोड़ सकते, वो गलत हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, उसका डिस्प्लेसमेंट केवल इतना हुआ है और ये 10 मीटर नहीं है। इनिशियल पोजीशन ये है, 5 मीटर चला फिर 5 मीटर चला, टोटल डिस्प्लेसमेंट मीन्स d1 प्लस d2। तो d1 प्लस d2 इस बार 10 नहीं होगा, आप पुराने नियम से नहीं जोड़ सकते। हाँ, वो बात अलग है, अगर सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जैसा कि पिछली बार हुआ था तो आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है। इसका आंसर क्या आएगा? अगर ये 90 डिग्री है अंदर, तो आप जानते हैं पाइथागोरस लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 5√2 मीटर, 10 नहीं आएगा। तो 5 प्लस 5 हमेशा 10 नहीं होता। आप देखिए 5 प्लस 5 इज 5√2 इफ दीज आर वेक्टर्स। अगर हम डिस्टेंस पूछे, डिस्टेंस अभी भी 10 है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट के मामले में यानी वेक्टर्स के मामले में 5 प्लस 5 हमेशा 10 नहीं हो सकता। वो डिपेंड करता है कि ये दो वेक्टर है, जो d1 वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट और ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, उसके बीच का एंगल क्या है, इस बात पर निर्भर करता है ना। आप बताइए, देखिएगा डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। हम करेंगे 5 मीटर और लेट अस सपोज इतना इधर, ये भी 5 मीटर है और ये एंगल कुछ कम एंगल है ना, 10 डिग्री 20 डिग्री आप मान लें, तो क्या ये और कम हो गया डिस्प्लेसमेंट? क्या ये 10 है? नहीं है, 10 नहीं है, है ना।
ये अभी हम नहीं बता सकते कितना है, मैथ लगा के बताएंगे, आपको सिखाएंगे तब आप बता सकते हैं। ठीक है, 5 मीटर इधर चले और 5 मीटर आप उल्टा चले तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमेशा d1 प्लस d2 होगा, क्योंकि टोटल का मतलब हमेशा क्या होता है, ऐड, और यहाँ पे आंसर आया 0। आप जानते हैं 5 इधर चले और 5 इधर चले तो इनिशियली यहाँ पर थे और लौट के दोबारा फाइनली भी यहीं पे आ गए, तो नेट टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। यानी d1 प्लस d2 की वैल्यू 0 भी हो सकती है, d1 प्लस d2 की वैल्यू कुछ और हो सकती है, d1 प्लस d2 की वैल्यू 5√2 भी हो सकती है, और d1 प्लस d2 की वैल्यू 10 भी हो सकती है, 5 मीटर और 5 मीटर। यानी 5 प्लस 5 10 भी आ सकता है, 5 प्लस 5 5√2 भी आ सकता है, 5 प्लस 5 0 भी आ सकता है, 5 प्लस 5 0 भी आ सकता है। तो वेक्टर्स को जोड़ने का एक नया तरीका हमको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें इस एंगल की भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होगी। परंतु बच्चों हर केस में डिस्टेंस 10 है, 5 5 10 5 5 10 5 5 10, डिस्टेंस हर बार सेम है 10, और डिस्प्लेसमेंट हर केस में अलग अलग है। आपको ये जरूर महसूस हो रहा होगा कि हमारे पुराने जोड़ने के नियम जो हैं वो वेक्टर्स के लिए उपयोगी नहीं है ना। इसमें तो उपयोगी हैं, हम 5 प्लस 5 10 बोल सकते हैं और वास्तव में नेट डिस्प्लेसमेंट 10 का ही हुआ है, लेकिन इसमें तो 0 का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो 5 प्लस 5 हाउ 5 प्लस 5 0, ये चीज़ कैसे समझ आए, हाउ 5 प्लस 5 कैसे 5√2 ये चीज़ कैसे समझ आए, तो वो हमको सीखनी पड़ेगी, वेक्टर एडिशन हमको सीखना पड़ेगा, है ना। कैसे दो वेक्टर क्वांटिटीज जुड़ती हैं, उसका जो नियम क्या है, क्या रूल है, वो हमको सीखना पड़ेगा। ओके बच्चों, बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा कि वेक्टर्स को हम पुराने मेथड से नहीं जोड़ सकते, उसके लिए नया मेथड डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा कि जैसे जैसे 5 और 5 के बीच का एंगल चेंज हो रहा था, 5 ये है 5 ये है तो डिस्प्लेसमेंट इतना, 5 ये है 5 ये है तो डिस्प्लेसमेंट छोटा हो गया, 5 ये है और 5 ये है तो डिस्प्लेसमेंट और छोटा हो गया। तो हर बार आंसर अलग आ रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इस केस में इतना है और इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट इतना है, और इधर गए 5 और इधर गए 5, तो इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट इतना है, d1 प्लस d2 टोटल डिस्प्लेसमेंट, और उसकी वैल्यू अलग अलग आ रही है। यानी हमको ये एंगल के साथ कुछ फॉर्मूला बनाना पड़ेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए। ओके, चलिए, तो वेक्टर्स को किस तरह जोड़ें, इस पे थोड़ा सा विचार करते हैं। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स हुआ, वेलोसिटी हुआ, सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। देखिएगा जरा, एडिशन ऑफ वेक्टर, यहां से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है अच्छे से। 2 वेक्टर्स, ठीक है, 2 वेक्टर्स को किस तरह जोड़ना है। तो वेक्टर को ऐड करने के बच्चों 2 लॉ हैं हमारे पास। एक लॉ जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल लॉ से भी आप वेक्टर को जोड़ सकते हैं, वो सीख लें आप तो आप वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ना सीख जाएंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको अगर आपने सीख लिया तो भी आप वेक्टर क्वांटिटीज को किस तरह वेक्टर क्वांटिटीज जुड़ती हैं वो आप सीख जाएंगे। हम लोग उन दोनों को सीखेंगे क्योंकि दोनों लगभग सिमिलर हैं, और आंसर तो ऑफ कोर्स सेम आना चाहिए, चाहे आप ट्रायंगल लॉ को यूज करें चाहे पैरेललोग्राम लॉ को यूज करें। ओके, ठीक है। तो यहाँ से आपका चैप्टर पेपर में भी पूछा जाता है ये कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप समझाइए एग्जाम्पल लेके। तो देखिएगा जरा, सबसे पहले हम ट्रायंगल लॉ को समझाएंगे। ओके, बिल्कुल। अपने दिमाग में डिस्प्लेसमेंट वाला एग्जाम्पल रखिएगा, हमेशा अपने दिमाग में किसा एग्जाम्पल रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट वाले एग्जाम्पल को रखिएगा। 5 इधर चला, 6 इधर चला, या 5 इधर चला, 5 इधर चला, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया। ठीक है, नेट या टोटल डिस्प्लेसमेंट, कोई भी आप शब्द यूज कर सकते हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। देखिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमको बताता है कि माने कि ये है वेक्टर ए,
इतना बड़ा, और ये है वेक्टर b, ठीक है। अगर वेक्टर a और वेक्टर b हम इस प्रकार से बनाएं तो a प्लस बी का मतलब क्या हो गया, इन दोनों का सम, इन दोनों का एडिशन, यानी टोटल जो होगा वो ट्रायंगल की जो तीसरी भुजा है, तीसरी आर्म है, ये आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट को दे देगी, या टोटल वेक्टर एडिशन, या इसको हम बोले नेट वेक्टर एडिशन, नेट वेक्टर एडिशन। ये वाली साइड आपको नेट वेक्टर एडिशन दे देगी। क्योंकि बच्चों ये एक ट्रायंगल जैसा बना है, इसलिए इस लॉ को हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के द्वारा? अगर ट्रायंगल का एक साइड वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा हो और दूसरी साइड वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो जो तीसरी साइड होती है ट्रायंगल की वो ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? ए प्लस बी को। तो ये है आपका ए प्लस बी रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम वेक्टर आर बोल देते हैं। आर का मतलब ही होता है रिजल्टेंट, आर हम रिजल्टेंट के लिए यूज करेंगे। रिजल्टेंट का मतलब ए प्लस बी, ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अपने डिस्प्लेसमेंट वाले जो एग्जांपल था उसके साथ आप इसको मैच करके देख सकते हैं। मान लीजिए कोई इधर चला थोड़ा दूर और फिर इधर चला थोड़ा दूर, ठीक है, 5 मीटर 3 मीटर कुछ भी ले लें, कोई भी एंगल ले लें। पहले इधर चला थोड़ा दूर, फिर इधर चला थोड़ा दूर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट d1 प्लस d2 क्या हो जाएगा? यहां पहुंच गया ना, पहले कहां पे था? यहां पे था। तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो ये आ जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। ये क्या आ जाएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ट्रायंगल लॉ भी आपको यही बताता है कि अगर आपका वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, तो ये हो जाएगा नेट वेक्टर ए प्लस बी, d1 प्लस d2 इज दिस, ए बी ए प्लस बी इज दिस, ठीक है। लेकिन जो हमारा लॉ है वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप इस चीज को ऐसे समझें। वो क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा कि ट्रायंगल की एक साइड वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रायंगल की दूसरी साइड वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो तीसरी साइड जो है वो ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगी। इसी को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। और हम इसको समझ सकते हैं, अगर कोई इधर चला इंसान, कोई इधर चला, तो नेट डिस्प्लेसमेंट यही होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट यही होगा, ए प्लस बी जो डिस्प्लेसमेंट है वो यही होगा, ओके। तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे इसको? ये दोनों दिया होगा, इसको कैसे निकालेंगे? इसका मतलब हमको या तो ये एंगल या ये बाहर वाला एंगल हमको पता होना चाहिए। देखिए, अच्छा बच्चों, इसके जो पहले तो हम इसका मैथमेटिक्स सीख लें कि कैसे हम इसको ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसका फिजिक्स में कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम इसको देख सकते हैं, कहाँ कहाँ ये हमको दृश्यमान होता है, ये हमको विजुअल हो जाता है, ये हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपसे, ओके। क्योंकि ऐसे तो ये लगेगा कि केवल ये थोड़ी सी मैथ है। और वैसे भी अगर वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, तो आप पाइथागोरस लगा के नेट वेक्टर निकाल लेंगे। अगर इधर कोई चला इधर कोई चला, तो नेट डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस से निकाल लेंगे। लेकिन वो तो तभी निकालेंगे जब ये वाला एंगल 90 होगा, है ना। अगर ये कोई और एंगल हुआ तो आप पाइथागोरस नहीं लगा पाएंगे। अगर ये 30 डिग्री हुआ तो क्या आप डिस्प्लेसमेंट d1 और d2 का नेट डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं? ठीक है। तो हम असल में क्या करने जा रहे हैं, एक जनरल पाइथागोरस थ्योरम निकालने जा रहे हैं जो किसी भी एंगल के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। केवल 90 के लिए नहीं, किसी भी एंगल के लिए होगा। 90 के लिए तो होगा ही होगा, सबके लिए होगा। तो देखिए, एक डिस्प्लेसमेंट इधर जिसको हम माने वेक्टर ए, डिस्प्लेसमेंट आप अपने दिमाग में माने वेक्टर ए, और एक वेक्टर ये है जो है वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा हमारा नेट वेक्टर। एक डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा d1 प्लस d2, रिजल्टेंट वेक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं, a प्लस बी, ठीक है। चलिए कैसे निकालें हम इसको? सपोज दिस एंगल इज थीटा, ये ऐसे हमने इसको आगे बढ़ा दिया है डॉटेड लाइन से। सपोज दिस एंगल इज थीटा, और आप बताइए कि आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? आर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, यानी ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? ए ये है, बी ये है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? आप इसमें पाइथागोरस नहीं लगा सकते क्योंकि ये एंगल 90 नहीं। अगर ये 90 हो गया तो अंदर वाला भी 90 हो गया, तो आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। अभी नहीं लगा सकते। देखिए क्या करेंगे, इसको करने का, सॉल्व करने का तरीका क्या है? कुछ पॉइंट्स ले लीजिए आप, मान लीजिए के, एल,
एम और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कीजिए ऐसा एन, के एल एम एन, हो गया ना, ठीक है। एक छोटा सा ट्रायंगल देख रहे हैं यहां पर एम एल एन, एम एल एन। इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल एम एल एन, एम एल एन, इस ट्रायंगल में आप जरा ध्यान से देखिए साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है mn और हाइपोटेनस है b, परपेंडिकुलर है mn और हाइपोटेनस है b वेक्टर, है ना। कुछ नया नहीं कर रहे हैं, आपके लिए ये साइन थीटा लिखना बहुत आसान था। तो mn की वैल्यू क्या हो गई, इधर आप भेज दीजिए तो हो गई b साइन थीटा। mn की वैल्यू क्या हो गई, b का मल्टीप्लाई हो गया b साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही आप cos थीटा ला के देखिए इसी ट्रायंगल में, cos थीटा क्या हो गया, cos थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी ln अपॉन b, ठीक है। ये बहुत आसान है आपके लिए लिखना, ln अपॉन b वेक्टर। तो ln की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, b इधर आएगा तो b cos थीटा, ओके। तो ये जो लंबाई हो गई ये हो गई, मैं इसको छोटा छोटा बना दूं, ln ये हो गई b cos थीटा, और ये जो लंबाई हो गई वो हो गई b sin थीटा, है ना। चलिए एक बार आपने ये निकाल लिया तो आप अब अपना पाइथागोरस लगा सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं, a प्लस बी नेट डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट के अलावा कोई और वेक्टर भी हो सकता है, फोर्स हो सकता है या कुछ और। देखिए कितना आसान है। इस बड़े से ट्रायंगल में के एन एम, आपको दिख रहा है ना, ये तो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल हो गया, के एन एम, के एन एम, इसमें आप लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम के एल एम। इसमें बताइए क्या होगा, आर का स्क्वायर, आर जो है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, यही तो निकालना है ना हमको, ठीक है, अपने दिमाग में रखिए कि यही निकालना है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी बी साइन थीटा। अभी घबराइएगा मत, अब ये मत सोचिए कि थीटा बीटा दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, सब दिया जाएगा, ठीक है, आपको सब सिखाया जाएगा, आप सब सीख जाएंगे। अपॉन इसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो होता है ना पाइथागोरस, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। बेस क्या है, a प्लस बी कॉस थीटा, तब जाके ये पूरा बेस कंप्लीट होगा, a प्लस बी कॉस थीटा। तो इसके अंदर लिखेंगे आप a प्लस बी कॉस थीटा और इसका स्क्वायर, a प्लस बी कॉस थीटा इतने का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है और ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, दोनों पे स्क्वायर चढ़ेगा, और ये हो जाएगा आपका ए, आप यहाँ पे लगा सकते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2a इंटू दिस बी कॉस थीटा, ठीक है। चलिए एक स्टेप और बचा है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को पास पास लिखिए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस ये क्या बचा 2ab कॉस थीटा। यहां से आप बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आएगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा 1, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ना, ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो क्या बचा केवल यहाँ पर बी स्क्वायर बचा केवल, है ना, वो 1 हो गया, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बच्चों ये जो है इसको हम बोलते हैं जनरल पाइथागोरस थ्योरम, ये किसी भी एंगल के लिए एप्लीकेबल है, और इसको थोड़ा सुंदर तरीके से लिख दें जिसको कि आपको फील आ जाए, सुंदर तरीके से लिखें। तो आर यानी रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये है आपका जनरल पाइथागोरस थ्योरम, ये किसी भी एंगल के लिए एप्लीकेबल है। बताइए ए की वैल्यू क्या है, ये वाला वेक्टर कितना बड़ा है, उसकी वैल्यू आपको पता होगी, ए की लंबाई क्या है ना।
बताइए बी की लंबाई क्या है, बी की वैल्यू पता होगी तो आप ए की वैल्यू भी लिख देंगे, बी की वैल्यू भी लिख देंगे, ए बी। और ये बताइए कि ये बाहर, ये ध्यान रखिए बाहर एंगल बना रहा है, ठीक है, ये बाहर एंगल कितना बन रहा है, तो आपको ये वाली साइड मिल जाएगी, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं तो आपको ये क्लियरली विजिबल होगा कि ये कितना खूबसूरत है। तो आप ये वैल्यू पता हो, ये वैल्यू पता हो और ये एंगल पता हो तो आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, और यही है हमारा दो वेक्टर को ऐड करने का नेट फॉर्मूला, ठीक है। आप बताइए एक वेक्टर कितना है, आप बताइए दूसरा वेक्टर कितना बड़ा है, और आप ये भी बताइए कि एक वेक्टर और दो वेक्टर के बीच में क्या एंगल है, किस एंगल पे वो इंक्लाइंड है, उनके बीच का क्या एंगल है। तो अगर आपको दोनों वेक्टर की वैल्यू पता होगी और एंगल पता होगा तो आप इसको सॉल्व करके ये नेट रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं कितना है। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। अगर इसकी वैल्यू 90 हो जाए, ठीक है, ए और बी वेक्टर, ये बाहर वाला एंगल 90 हो जाए तो ये क्या होगा वो आपको पता है, पाइथागोरस, है ना। आप इसको पाइथागोरस तक पहुंचा सकते हैं। आर इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू 90 रखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। बताइए कॉस 90 होने से ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है, ये सब खत्म हो गया, तो क्या बचा अंदर, केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देखिए अगर आपको ये ना भी पढ़ाया जाता तो भी आप इस पर्टिकुलर केस को निकाल लेते। अगर ये ए है, ये बी है और ये दोनों बीच में 90 डिग्री पर है तो ये अंदर क्या आएगा, ये अंदर आएगा, इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, और वही तो आया है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि किसी भी एंगल के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। कल की क्लास में हम इसको और भी आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, और आपको पैरेललोग्राम लॉ का भी दर्शन कराएंगे। दोनों सेम चीज़ है और हम सवाल किसी भी लॉ को यूज करते हुए लगाएंगे। मैं ज़्यादातर पैरेललोग्राम लॉ को यूज करता हूँ क्योंकि दोनों सेम है और वो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। ओके, उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ समझ आ रहा होगा। सभी बच्चे बहुत ध्यान से क्लासेस को देखा करें, ठीक है। जो ये समस्या चल रही है, तो अभी क्या है कि हमको तो पढ़ना है ना, क्योंकि अगर हम शिक्षित होंगे, पढ़े होंगे, अच्छे से अच्छे मार्क्स आए होंगे, अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा, तो पक्की बात है कि हमको अच्छी जॉब भी मिलेगी। ओके, तो सब कुछ पॉजिटिव होके पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और ठीक है, आगे की तरफ हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या मिलता है। ओके, थैंक यू।